नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन 11वीं कक्षा के अंतर्गत भारत के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने से पहले अपने को भारत की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, और ये आपके भारत के परिचय के संबंध में एक पार्ट भी आया हुआ है जिसके बारे में भारत के संबंध में पूरी डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, देखो भारत का मानचित्र मैंने यहाँ बना के रखा है। इस मानचित्र को आप चाहो तो जैसा तैसा बनता है आपको बना करके आपको लिखना चाहिए, ताकि मानचित्र जब भी बनाते हैं ना तो और मानचित्र बना के जब लिखते हैं तो उसको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के कुछ उपनाम हैं, यानी भारत के कुछ उपनाम है। देखो, एक तो भारत को बोलते हैं हिंदुस्तान। ये नाम आया कहां से? ये नाम आया सिंधु घाटी सभ्यता के कारण आया है, क्योंकि वो क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले सभी लोग क्या करते थे, शे को हे बोलते थे, यानी शे की जगह क्या बोलते थे, हे बोलते थे। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। मूल संविधान की बात करते हैं तो संविधान के अंदर, यानी भारतीय संविधान के अंदर हिंदुस्तान का नाम क्या मिलता है, उसके अंदर मिलता है भारत और इंडिया। ये मूल संविधान में नाम मिलता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं भारत इस पृथ्वी के ऊपर है तो है कहां। अक्षांश और देशांतरों के बारे में कभी आगे और वक्त मिलेगा तो पढ़ाएंगे। देखो, ये जो संपूर्ण पृथ्वी है इसके दो गोलार्ध बनाए हुए हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, इसी प्रकार एक पूर्वी भाग और एक पश्चिम भाग हो गया। तो भारत लगभग क्या है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भारत यहां पर है इस गोलार्ध में। तो गोलार्ध की बात होगी, भारत है कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ये लो जी, अब उत्तरी गोलार्ध में है तो ये है कहां, यानी किन किन अक्षांशों के बीच में, अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। देखो थोड़ी सी बात करते हैं। इधर उत्तर में, यानी यहां सबसे नीचे, यहां शुरू होता है भारत, यहां शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, 8 डिग्री 4। उसके बाद में आगे क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। यहां से शुरू होकर के 8 डिग्री 4 से शुरू होकर के भारत की उत्तर में कहां तक सीमा लगती है, तो यहां तक लगती है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। इधर भी क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये तो बात हुई किसकी, अक्षांशीय स्थिति की। इसी प्रकार बात करते हैं भारत की देशांतरीय स्थिति। किसकी, देशांतरीय। देशांतर है वो इस पृथ्वी के ऊपर क्या होते हैं, यानी देशांतर किनको बोलते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो इस पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और इसी प्रकार अक्षांश किसको बोलते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई होती है। तो यहां शुरू होता है भारत, यानी यहां राजस्थान यहां पड़ जाता है, नीचे गुजरात का भाग आ जाता है। गुजरात का एक जगह है सरक्रिक, वहां से शुरू होता है और वहां शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखो यहां भी क्या है, यहां भारत इस पूर्वी गोलार्ध में, यहां नहीं है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्वी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा, 68 डिग्री 7 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, यानी 68 डिग्री 7 से शुरू हुआ है और पूर्व में, यानी पूर्व में अंतिम राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और अरुणाचल प्रदेश में अंतिम बिंदु कौन सा हो गया, तो वहां हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां भी क्या आएगा, यहां भी आएगा पूर्वी देशांतर। यहां तक भारत का विस्तार है। ठीक है ना, यानी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 8 डिग्री 4 से लेकर कहां है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में। ठीक है,
अब देखो बात करते हैं कि भारत की संपूर्ण अक्षांशीय स्थिति क्या है। ये तो बात हुई भारत की मुख्य भूमि की, यानी कन्याकुमारी तक। उसके बाद में इधर एक जो द्वीप समूह आता है उसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह भारत की जो मुख्य भूमि है उससे थोड़ा और नीचे है, और ये शुरू होता है, यानी मुख्य भूमि के अलावा यानी संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है तो इसमें से 2 घटा दो और कुछ नहीं करना है। 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के, यानी संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछते हैं तो वो होता है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और मुख्य भूमि का होता है तो 8 डिग्री 4 से शुरू होता है भारत। तो ये तो बात हुई किसकी, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, ठीक है ना। यानी ये तो हो गया कौन सा, उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक भारत लंबा कितना है, और ये हो जाएगी पूर्व से पश्चिम क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कितनी होती है। तो भारत की लंबाई की बात करते हैं तो भारत जम्मू कश्मीर में शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कितना है, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। इसी प्रकार चौड़ाई की बात करते हैं तो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। यानी ये लंबाई और चौड़ाई हो गई, यानी उत्तर में। अब देखो इनके शुरू होता है ना, ये शुरू कहां से होता है कि उत्तर में शुरू कहां से होता है, तो यहां एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल। यहां से शुरू होता है और अंत में जो लास्ट जगह आती है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये जो इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा कोल के बीच की जो दूरी है वो दूरी नहीं है, मैंने आपको बताई है, वो बताइए इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी ये दूरी बताइए आपको। यानी ये मुख्य भूमि की अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक है। यानी ये इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी के बीच की दूरी है कितनी, 3214 किलोमीटर। यानी इतना तो भारत लंबा है 3214 किलोमीटर, और चौड़ा कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। ये तो बात हुई लंबाई और चौड़ाई की। अब देखो बात करते हैं कि इधर हमने जैसे देखा इंदिरा कोल है, इधर हमने देखा कि कन्याकुमारी है, और संपूर्ण की बात करते हैं तो अंतिम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। इसी प्रकार बात करते हैं कि भारत पूर्व में कहां तक विस्तृत है और पश्चिम में कहां तक विस्तृत है। तो पश्चिम में बात करते हैं, गुजरात की एक जगह आती है सरक्रिक, यानी सरक्रिक से लेकर के, यानी ये विवादित जमीन है, सरक्रिक से लेकर के अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में, सूर्योदय यही होता है सबसे पहले। और यहां एक जगह है पलामू, यहां तक विस्तार है, यानी सबसे पूर्व बिंदु कौन सा हो गया, पलामू, और सबसे पश्चिम कौन सा हो गया, सरक्रिक हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी स्थलीय सीमाओं के ऊपर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण छोड़ के ये प्रमुख बिंदु होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। देखो ये यहां से शुरू होती है कर्क रेखा, इस प्रकार से चलती आगे और पूरे भारत के अंदर से होते हुए निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो ये किन किन राज्यों से गुजरती है, इसके लिए छोटा सा एक सूत्र याद रख लेना, ठीक है। इस सूत्र का नाम है राम झांके 6 पंगु मित्र। यानी रामजहा नाम का कोई एक आदमी है, उसके मित्र कितने हैं, 6 है, और 6 क्या है, पंगु है। अब देखो इनको सूत्र के हिसाब से सेट कर लो।
रे का रा का क्या हो जाएगा राजस्थान, मे का मध्य प्रदेश, और जा का झारखंड हो जाएगा, झारखंड के पश्चात के को छोड़ दो, छह का छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पे पश्चिम बंगाल, और गुजरात, गु का गुजरात, मी का मिजोरम, और त्रय का त्रिपुरा। 8 राज्य हुए कि नहीं हुए, आराम से याद रह जाएंगे, ठीक है ना। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्यों के नाम एक सूत्र के हिसाब से सेट कर लो। अब इसी प्रकार जैसे ये अक्षांश रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, वैसे की वैसे एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसके आधार पर भारत का मानक समय निर्धारित किया गया। भारत का मानक समय है ग्रीनविच से कितना आगे, 5.5 घंटे आगे। तो ये रेखा गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हो गए? एक तो यूपी हो गया, फिर बात करते हैं एमपी हो गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जिसके आधार पर भारत का मानक समय का निर्धारण किया गया, ठीक है ना। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं भारत की सीमा की। यानी एक प्रकार की सीमा लगती है जिसको बोलते हैं तटीय सीमा, और एक प्रकार की होती है उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। तटीय सीमा यहां से शुरू होती है गुजरात से, और इधर पश्चिम बंगाल तक इसकी सीमा आती है, ठीक है। यानी गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक कौन सी सीमा है? तटीय सीमा है। तटीय सीमा का अर्थ है कि इनकी बाहर की जो सीमाएं होती है वो किससे लगती है? पानी से लगती है, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के यानी गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कई बार ये पूछ लेते हैं संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो संपूर्ण में तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप समूह ये भी साथ में आएंगे। तो इनको जो मिला करके संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई है वो तो है 7516.16 किलोमीटर। मगर सीधी मुख्य भूमि की पूछे तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और तटीय सीमा में सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? वो है श्रीलंका, ठीक है। यानी भारत का समुद्री सीमा संलग्न होने वाला सबसे पड़ोसी देश कौन सा है? वो है श्रीलंका। दूसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया। श्रीलंका है वो भारत से एक जल संधि के तहत अलग हुआ है, और उसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। यहां एक द्वीप भी है तमिलनाडु में जिसका नाम है पम्बन द्वीप, और इसी के ऊपर कौन सी धाम है? रामेश्वरम, ठीक है ना। पम्बन द्वीप है। और यहां जो बीच में सेतु बनाया हुआ राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है, जिसको पिछले कई वर्षों में तोड़ने की बात चली थी, मगर इसके विरोध किया था भारतीय लोगों ने, इसको तोड़ा नहीं था। क्यों इसको तोड़ने की बात क्यों आई थी? क्योंकि जैसे मान लीजिए भारत के कोई भी, यानी जैसे मान लीजिए उड़ीसा में या कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह है, वहां से मान लीजिए व्यापार करना है गुजरात के कांडला बंदरगाह से, तो जब ये जहाज बड़ा जहाज आता है तो नीचे ये टकरता है जहाज के, क्योंकि बड़ा जो जहाज होता है वो लगभग 5 से 6 मीटर पानी के अंदर चलता है, तो उसको श्रीलंका के बाहर से होकर आना पड़ता है। इस कारण से इस दूरी को कम करने के लिए इसको तोड़ने की बात चली थी, तो इसको तोड़ा नहीं अभी वर्तमान में। अब देखो बात करते हैं स्थलीय सीमा की। किसकी? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा भारत की है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जो यहीं से शुरू होगी गुजरात से लेकर के इधर जितना भी स्थल भाग है वहां से होते हुए यहां तक, यानी अंतिम बिंदु जो हम छोड़ा था तटीय प्रदेश यहां तक, ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर है।
अब देखो तटीय सीमा के ऊपर भारत के पड़ोसी देश कितने लगते हैं, कितने देशों की सीमा लगती है? तो भारत के 7 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की? 7 देशों की सीमा लगती है। अब देखो 7 देशों की सीमा और उन देशों के नाम कई बार याद नहीं रहते हैं, तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, आसानी से याद रह जाएगी। यानी जब मैं छोटा था, यानी बचपन में था, बचपन में मैंने सोचा था कि बड़ा हो गई क्या करूंगा, MBA करूंगा। तो यहां लिख दो बचपन, BCPN। और बचपन में क्या सोचा था, बड़ा हो गई क्या करूंगा, MBA करूंगा। ठीक है ना। ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये 7 पड़ोसी देशों के नाम है, ये घटते क्रम में, यानी सबसे अधिक सीमा लगती है ऊपर वाले की, इसके बाद में घटते क्रम में सारी सारी। ठीक है, हिंदी नाम देखना चाहते हो देख लो। बी का हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की। दूसरे स्थान पर लगती है चीन की। तीसरे स्थान पर लगती है पाकिस्तान की। चौथे स्थान पर लगती है नेपाल की। 5वें पे म्यांमार। 6ठे पे है भूटान। और 7वें पे कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान। इनकी सीमा घटते क्रम में लिखी है। सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश की 4099 किलोमीटर लगती है, और अंत में लगती है अफगानिस्तान की बहुत कम 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है ना। ये सारी घटते क्रम में, और इनको अच्छी प्रकार से याद भी रख लोगे, इस सूत्र के माध्यम से अच्छी प्रकार से याद रख लोगे। अब देखो भारत के कितने राज्य हैं जो इन 7 देशों से लगते हैं। 17 राज्य हैं जो भारत के, जो 7 देशों से लगते हैं। ठीक है। अब देखो इधर थोड़ी सी बात करते हैं, तो इधर पश्चिम में बात करेंगे पाकिस्तान के संबंध में। पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा लगती है, जिसमें 4 राज्यों की लगती है। एक तो जम्मू कश्मीर की लगती है, उसके बाद पंजाब की लगती है, उसके बाद राजस्थान की लगती है, और उसके बाद गुजरात की लगती है। ठीक है। यानी भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। ये जो मैंने बताया था अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, किसके साथ में, अफगानिस्तान में। देखो अफगानिस्तान पहले बना था या पाकिस्तान पहले बना था? अफगानिस्तान तो पहले से ही था, और पाकिस्तान बना था 1947 में। देखो यहां ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है, ठीक है, यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के ऊपर, यानी इसकी सीमा का नाम है डूरंड रेखा। ये पहले सीमा किसके बीच में थी, ये पहले थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है ना। बाद में जब विभाजन हो गया तो ये किसके बीच में चली गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चली गई। अब मैंने आपको बताया 106 किलोमीटर भारत के साथ में सीमा लगती है, किसकी, अफगानिस्तान की। ये केवल किताबों में लगती है। देखो कैसे लगती है, ये देखो ये इतना पार्ट है, ये बड़ा तो हम नक्शे में जरूर है, मगर ये इतना पार्ट POK बोला जाता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर है। ये 106 किलोमीटर की सीमा भारत के नहीं लग करके पाक अधिकृत कश्मीर के लग रही है। मगर हम पुस्तकों में यही पढ़ते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ में कितनी लगती है, 106 किलोमीटर लगती है। सबसे अधिक मैंने आपको बता ही दिया बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश यहां पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश को हमने चारों ओर से घेर रखा है। 3 ओर से तो पूरा ही घेर रखा है, और चौथी ओर से बात करें इधर भी बंगाल खाड़ी में भी द्वीप समूह आ जाता है इधर भारत के। ठीक है। तो बांग्लादेश के पश्चात चीन की लगती है। चीन की सीमा यहां शुरू हो जाती है जम्मू कश्मीर से लेकर के, और अंत में अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है। इनकी सीमाओं की बात करते हैं तो 5 राज्यों की इसके लगती है, 5 की इसकी लगती है, 4 की भूटान की, और अंत में कौन सा जाएगा, अफगानिस्तान के 1 की। फिर बीच में कितने रह गए, 4 की म्यांमार, 5 और 4। इतने राज्यों की सीमाएं पर अपने भारत के राज्य हैं। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी भारत के क्षेत्रफल की तुलना करते हैं विश्व के साथ में। देखो क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा आता है, 7वां आता है ना। 7वां स्थान आता है किसकी दृष्टि से,
क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत से बड़े कितने राष्ट्र हुए? 6 बड़े राष्ट्र है। ये 7वां हमेशा याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है? 7वां आता है। NH भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 7 है। और भारत में चलने वाली पहली फिल्म यानी अमिताभ बच्चन की 7 हिंदुस्तानी थी। शुद्ध मिट्टी का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 pH होता है। और फेरे कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। तो ये 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में 7वां स्थान हो गया भारत के अंदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत के कुछ बड़े राज्यों की, कुछ छोटे राज्यों की। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है। 1 नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। 2 पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। और तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है। और छोटे की जिसका नाम छोटा है, नाम छोटा सबसे किसका है? गोवा का नाम छोटा है। तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हुआ भारत का? गोवा हो गया। ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये तो बड़े हो गए और सबसे छोटा हो गया गोवा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिलों की, यानी भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कौन सा है? कच्छ। 1 नंबर पर कच्छ है बड़ा जिला। 2 नंबर पे आता है लेह। और 3 पे आता है अपना जैसलमेर। ये बड़े जिले हैं। ठीक है। और सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला है माहे। पुदुचेरी में। ठीक है। अब देखो ये तो सामान्य जानकारी थी जो भारत के संबंध में अपने को होनी चाहिए और सदैव होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम यार उत्तीर्ण हो गए तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जानकारी तो हमेशा अपने पास में होनी चाहिए। ठीक है। अब इसी भारत के संबंध में हम भौतिक प्रदेशों के संबंध में बात करेंगे, यानी भौतिक प्रदेशों की जानकारी भी आगे हम लेंगे। अलग अलग प्रकार के यानी भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी पूरी लेंगे। भौतिक प्रदेशों की जानकारी और भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, यानी भौतिक प्रदेश किसको बोलते हैं? भौतिक प्रदेश उसको बोलते हैं कि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग विशेषता होती है। कई जगह पर मरुस्थल अधिक होता है, कहीं पर पठारी प्रदेश होता है, कहीं पर पर्वतीय प्रदेश होता है और कहीं पर हमेशा तटीय समतल जमीन होती है, कठोर जमीन होती है। तो बात करते हैं तो भारत को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से देखें तो 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। इन 6 भागों का अलग अलग वीडियो बनेगा सबका, यानी 2 भाग एक में आ जाएंगे, ऐसा प्रयत्न करेंगे। 6 भाग कौन कौन से देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर से शुरू करें, इसको बोलते हैं हिमालय, यानी हिमालय पर्वतमाला। सबसे पहले हिमालय, और हिमालय के तुरंत बाद में नीचे आएंगे तो इधर आ जाएगा आपने मध्य भारत के अंदर क्या आ जाएगा? उत्तरी भारत का विशाल मैदान जहां पर नदियां चलती है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? इधर आएगा पठार, यानी तटीय प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय क्यों बोलते हैं? यानी जो चारों ओर जल से घिरा हुआ था उसको द्वीप बोलते हैं, और 3 ओर से जल से घिरा हुआ था भूभाग होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो प्रायद्वीप के अर्थ इधर क्या आ जाएगा? अरब सागर आ जाएगा, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। 3 ओर से जल है, जिसके कारण से अगला पार्ट कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। और उसके बाद में आ जाएगा ये तटीय प्रदेश, यानी तट के सारे की जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं? तटीय प्रदेश। और अंत में एक और बच जाता, 2 और बच जाते हैं। एक तो होता है मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जहां पर शुष्क जमीन होती है,
मरुस्थलीय प्रदेश। अब एक चीज और रह गई द्वीप समूह। कौन सा रह गया? द्वीप समूह। इसको भी भौतिक दृष्टि से अलग देखा जाता है, तो छठा कौन सा हो जाएगा? द्वीप समूह। ठीक है, तो ये तो थी भारत के बारे में सामान्य जानकारी। अब देखो हमने लिखा है जो भारत के 6 भौतिक भाग है, इन 6 भौतिक भागों के बारे में अलग अलग प्रकार से या अलग अलग पार्टों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।